2025 का जो 12th बोर्ड होने वाला है उसके लिए सीबीएसई ने साइंस वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। आज हम उसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन को अलग तरीके से अप्रोच करेंगे और जो सब्जेक्टिव होगा उसको क्या अप्रोच रहेगा, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और यदि इसमें कोई कॉन्सेप्ट, कहीं पर कोई फॉर्मूला या इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा तो उसको भी हम वहाँ पर हाईलाइट करेंगे। यदि बात किया जाए इसमें पेपर की, तो सबसे पहला सेक्शन जो आपको होगा दैट इज एमसीक्यू। अब एमसीक्यू सेक्शन को आप जितना मतलब आसानी से जितना जल्दी बना सके उतना बेहतर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आपको देख करके ही लग जाना चाहिए कि हाँ ये बन जाएगा, और ये तुरंत हो भी जाना चाहिए। इसमें विदाउट पेपर पेन आप बना सकते हैं। अब यदि आप इस क्वेश्चन की बात करें तो ये डायरेक्ट थ्योरम से है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया गया है कि a इंटू एडजॉइंट ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस ये पूछ रहा है। अब आपको एक थ्योरम पता होगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पर हम I3 लिख देते हैं। और इस सारे में से आप 2025 आप बाहर कर सकते हैं। यदि आप 2025 बाहर करेंगे तो अंदर जो बच जाएगा वो बचेगा 10000100001 इस तरीके से। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3 दिस इज 2025 और ये फिर से आपका I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब I3 और ये आप कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया, दैट इज 2025। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ और पूछा गया है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो भाई ये भी एक थ्योरम है, एडजॉइंट ऑफ ए का भी एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, तो इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। अभी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको मिल चुका है 2025, और n यहाँ पर कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो n हो गया 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 जो कि 2 हो गया, तो 2025 का पावर 2। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया आपको 2025 एंड इसका वैल्यू आ गया 2025 टू दी पावर 2। दिस इज द आंसर। कहने का मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये जो रिजल्ट है इस थ्योरम को मतलब इनफैक्ट वेरीफाई करने के लिए भी आता है सब्जेक्टिव में। आपको लिखा रहेगा कि वेरीफाई दिस रिजल्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर। अब इसी को मतलब कम्यूटेटिव लॉ मतलब ये फॉलो करता है, तो इसको हम उल्टा ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो कोई मैट्रिक्स दे दिया जाता है सब्जेक्टिव के लिए, ये एक मैट्रिक्स दे देगा और बोला जाएगा कि वेरीफाई दिस रिजल्ट, तो वहाँ भी आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है। तो एमसीक्यू में तो है ही, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बना पाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास x है, y है, z है एंड w है। तो 1 2 3 4 और एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है p। अब सबका ऑर्डर दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो y यहाँ पर जो हमको पता करना है दैट इज पी वाई प्लस डब्लू वाई। तो पी वाई यहाँ पी वाई है, दिस इज पी वाई प्लस डब्लू वाई, ये मैट्रिक्स हैं। p का जो ऑर्डर दिया हुआ है दिस इज p मल्टीप्लाइड बाय y प्लस w मल्टीप्लाइड बाय y। p का जो ऑर्डर दिया हुआ है दिस इज p, दिस इज x y z w p। p का ऑर्डर है p बाई k,
y का जो ऑर्डर दिया हुआ है दैट इज 3/k, यहाँ से w का ऑर्डर दिया हुआ है दैट इज n/3 और y का ऑर्डर दिया हुआ है 3/k। अब ये x ये पी वाई तभी डिफाइन होगा जब p का कॉलम मतलब ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों p का कॉलम और y का रो इक्वल हो जाए। कहने का मतलब k इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये इस पूरे का जो मैट्रिक्स बनेगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ से p आएगा p एंड दिस इज k दैट इज 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के एक नया मैट्रिक्स बनेगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n/k। क्या यहाँ से हम लोग को निकल रहा है कि ये दोनों ऐड हो रहा है तो ये ऑर्डर और ये ऑर्डर मतलब सेम होना चाहिए। कहने का मतलब p/3 शुड बी इक्वल टू n/k। हम ये बोल सकते हैं कि p विल बी इक्वल टू n, p विल बी इक्वल टू n एंड k विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, k का वैल्यू 3 होना चाहिए एंड p का वैल्यू n होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो भाई ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा मतलब सी। यदि आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है और ये y इक्वल टू e का पावर x है एंड दिस इज ऑलवेज मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए एंड बी आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर विथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ए का डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। बी इनवर्स, देखिए क्या पूछ रहा है, बी इनवर्स ए बी एन टू दी पावर 2 मतलब होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, और इसका इन्होंने डिटर्मिनेंट पूछा है तो डिटर्मिनेंट पूछे हैं तो हम डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब चूंकि डिटर्मिनेंट है पावर मतलब आप निकाल सकते हैं बाहर, इसको हम लोग लिख लेंगे बी इनवर्स ए बी एंड डिटर्मिनेंट और मतलब स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि यदि जैसे ए का पावर, यहाँ पर आपको कोई ए है मैट्रिक्स ए पावर एन है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। तो यही प्रॉपर्टी मैंने लगाया। अब क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी आता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है नेक्स्ट। तो यदि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लाई में है, ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा हो तो यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट फिर ए का डिटर्मिनेंट फिर बी का डिटर्मिनेंट एंड पूरे का होल स्क्वायर। अब आप एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, तो बी इनवर्स यदि आपको दिया हुआ उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा हो तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने लिखा। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। चूंकि आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, सो दिस इज 5 स्क्वायर और ये आपका आंसर आएगा 25। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एन सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि आप बात करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्म है dy बाई डी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू एफ एक्स वाई। और ये जो एफ एक्स वाई है ये एफ एक्स वाई, दिस एफ एक्स वाई शुड बी होमोजीनियस फंक्शन। ये एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो डिग्री का होना चाहिए। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या, तो आपको ये मतलब पढ़े होंगे। होमोजीनियस फंक्शन में यदि आप पढ़े होंगे तो याद होना चाहिए कि यदि आप x को x के जगह लेमडा रखिए, लेमडा x रखिए, y के जगह लेमडा y रखिए
और ये फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यदि उसमें फंक्शन में एक्स और वाई को किसी मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और तब आप इसको पुट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए लेमडा टू दी पावर एन एंड दिस इज एफ एक्स वाई। यदि ऐसा आ गया तो बोलेंगे कि एफ एक्स वाई, ये जो एफ एक्स वाई है दैट इज होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन। होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 2 डिग्री 3 मतलब डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 का हो सकता है, बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए वो 0 डिग्री का होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये ऑफ कोर्स होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन बहुत सारे हैं, डिग्री 0 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, बट होमोजीनियस डिफरेंशियल होने के लिए यहाँ जो डिग्री होना चाहिए वो 0 डिग्री का होना चाहिए। और कहने का मतलब यदि ये डिग्री 0 डिग्री का होगा फॉर जीरो डिग्री तो ये आपको आ जाना चाहिए एफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई एंड दैट शुड बी इक्वल टू मतलब लेमडा का पावर 0 दैट इज ये हो जाना चाहिए आपको एफ एक्स वाई, इस तरीके से होना चाहिए। यदि आप बुक में देखेंगे तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा रहता है, ये जो एफ एक्स वाई है इसको ऐसे भी लिखा रहता है एफ एक्स वाई, यहाँ पर एफ एक्स वाई लिखा रहेगा और यहाँ पर कुछ और रहेगा जी एक्स वाई, दो फंक्शन रहेगा। अब ज़रा ध्यान से समझिए, इस पूरे को मैंने बोला कि यहाँ जो भी चीज़ है इसको मैंने एफ एक्स वाई बोला, लेकिन मान लीजिए ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ यदि ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है तो जितना डिग्री ऊपर उतना ही डिग्री नीचे। यदि ऊपर लीनियर है तो नीचे लीनियर होना चाहिए, ऊपर क्यूबिक है तो नीचे क्यूबिक, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक, ताकि मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो मतलब करेक्ट फॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्म। खैर अभी जो क्वेश्चन है हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, चूंकि होमोजीनियस फंक्शन है तो हम सारे x को इधर भेज देंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से y अपॉन एक्स टू दी पावर n एंड दिस इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log y अपॉन एक्स, log y बाई एक्स एंड दिस इज प्लस 1 है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो log e टू द बेस e लिख सकते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो y अपॉन एक्स टू दी पावर n और यहाँ पर आ गया आपको log, यहाँ बेस में e है नहीं कुछ है, तो अब ये log m प्लस log n हो गया तो दिस इज log टू द बेस e और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा e इंटू वाई अपॉन एक्स। अब जरा आप ध्यान से समझिए, मतलब इसको यदि होमोजीनियस फंक्शन बनाना है तो n के जगह 1 होना चाहिए। यदि आप n1 रख देंगे तो ये कुछ बन जाएगा y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ e तो बेस में हो गया और एक e यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए। और ये आपका फंक्शन बन गया एफ एक्स वाई। अब इस फंक्शन का क्या खासियत है, तो इसका ये खासियत है कि आप यदि इसमें मतलब एफ एक्स वाई आपको मिल गया है, एफ एक्स वाई दैट इज वाई अपॉन एक्स लॉगरिथम ऑफ e मल्टीप्लाइड बाई e y अपॉन एक्स। अब इसमें क्या खासियत है कि आप x के जगह लेमडा x रखिए, y के जगह लेमडा y रखिए। भाई लेमडा के जगह आप k रख दीजिए, m रख दीजिए, mx, हाँ लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए, mx my, kx ky, जो आपको म्यू x म्यू y। यदि आप ये रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेमडा y मिलेगा, यहाँ मिलेगा लेमडा x मिलेगा, यहाँ मिलने वाला है लॉगरिथम ऑफ बेस ई लेमडा y अपॉन लेमडा एक्स। मेरे भाई आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये सारे लेमडा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब लेमडा का कुछ नहीं, मतलब लेमडा का पावर 0, लेमडा टू दी पावर 0 आप लिखिए या नहीं लिखिए उसे डज नॉट मैटर, y अपॉन एक्स ये बन जाएगा आपको log टू द बेस e, यहाँ पर मल्टीप्लाइड में ई y अपॉन एक्स। कहने का मतलब ये वापस वही फंक्शन बन गया है। आप ध्यान से देखिए तो लेमडा टू दी पावर 0 एंड दिस इज एफ एक्स वाई, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। मतलब ये डिग्री 0 डिग्री का है और यदि ये 0 डिग्री का है तो ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ये 0 डिग्री का फंक्शन होना चाहिए था।
यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस। तो एन का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए 1। एक होता है कि केवल आंसर ला देना, खुश हो गए, लेकिन ये जो आपको आ रहा है ये यही नहीं कि नॉट ओनली केवल एमसीक्यू, ये सब्जेक्टिव में भी आपको मिलेगा। तो आपको मतलब पूरा तैयारी मतलब कर लेना चाहिए कि कहीं भी क्वेश्चन आए, जहां आएगा वहां पर आप निपटा दें उस क्वेश्चन को। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझ में मतलब आना चाहिए। इनफैक्ट सब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास रहेगा तो वो ये बोलेगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्रूव दैट दिस इज या नहीं तो चेक वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। और जब ये हो जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा एंड सॉल्व इट, इफ इट इज होमोजीनियस देन सॉल्व इट। तो आपको पहले चेक करना है, फिर जाकर के आपको मतलब सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन x1 y2 इज दिस। तो इसको आप मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, दिस इज पॉइंट ए बी सी। तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दैट शुड बी 0। तो ये होगा क्या भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डिटर्मिनेंट किसका डिटर्मिनेंट, तो x1, देखिए यहाँ पर x1 सारे का x कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, x1 x2 एंड दिस इज x1 प्लस x2। यहाँ से हम लिखने वाले हैं y1 y2 एंड दिस इज y1 प्लस y2। और यहाँ हम लिखने वाले हैं 1 1 1 एंड दिस इज 0। मेरे भाई अब आप या तो सॉल्व कर लीजिए मतलब जो उसका आता है, और आपको यदि आ रहा है तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, काम आसान हो जाएगा। क्या काम आसान हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये R1 है, पहला रो है। इसको जो आप देख रहे हैं दैट इज R2 है, और इसको जो आप देख रहे हैं R3 है, तीसरा रो। हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, R3 में से R3 के जगह R3 माइनस R1 प्लस R2 करने वाले हैं। यदि आपने ऐसा किया तो देखिए क्या होगा, ऊपर तो जो है तो वो ऐसे ही रहेगा, x2 y2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें से इस दोनों को जोड़िए और घटाइए। तो यदि ऐसा करते हैं तो ये 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, एक में से 2 जाएगा तो -1 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, तो इसको लेकर के चलेंगे हम लोग। तो एक बार ये और ये, तो ये हो जाएगा आपको -1 -1, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपको x2 y1। यहाँ से आपको मिलने वाला है x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। एंड आई होप यही आपका आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, x1 y2, द वैल्यू ऑफ x1 y2 इज x2 y1, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ए दिया हुआ है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप समझिए स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि बात किया जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता था कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया। और यदि स्क्यू सिमेट्रिक की बात किया जाए तो इसमें होता था ए का, यदि आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ये है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब प्रॉपर्टीज, और उसे आप बना सकते हैं। एक और क्या चीज़ है इसमें कि यदि सिमेट्रिक की बात किया जाए तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। जैसे A12 किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। A23 है तो A32 के बराबर होगा। लेकिन यदि वहीं पर आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपको ए आई जे, यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर। कहने का मतलब जैसे A12 है तो ये माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा, A13 है तो माइनस ऑफ A31 के बराबर होगा। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लीजिए A11 है तो भाई माइनस ऑफ A11 के बराबर होगा। इसको इधर करेंगे तो A11 प्लस A11 बराबर 0, इसको जोड़ेंगे तो 2A11 बराबर 0। कहने का मतलब A11 बराबर 0। इतना ही नहीं, मतलब A11 0 आया, इतना ही नहीं A22 भी 0 होगा, A33 भी 0 होगा। कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं AI बराबर 0।
मेरे भाई अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जितने भी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक समझिएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक इसमें क्या है, तो ए आई जे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है, ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। हो गया ये कब, जब आई और जे इक्वल नहीं है। लेकिन यदि आई और जे बराबर हो गया तो इसका वैल्यू जीरो है। ये अस्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन क्या कहना है, तो लोग इसको केवल पढ़ लेता है, समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कहना क्या चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि आई और जे मतलब बराबर नहीं है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे का मतलब वो नेगेटिव साइन में चेंज रहेगा, और यदि डायगोनल एलिमेंट है तो जीरो। कहने का मतलब यदि बोल रहे हैं कि ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो भाई इसका डायगोनल एलिमेंट जो आप देख रहे हैं ये सारे जीरो होना चाहिए। तो जीरो, तो यहाँ पर ये जीरो है, ये अच्छी बात है, ये जीरो अच्छी बात है, लेकिन ये जीरो, ये यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए भी जीरो होना चाहिए। तो एक काम यहाँ से निकल गया। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव है, ठीक है, ये दोनों भी निगेटिव होना चाहिए। तो सी और ये, तो सी का जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज -2, और माइनस बी जो होना चाहिए इसका निगेटिव तो -3। तो कहने का मतलब बी का वैल्यू आ गया हम लोग को 3। सो हम लोगों से पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, बी का वैल्यू आया है 3 और सी का वैल्यू मिला है -2। 3 - 2 1 होता है। सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आपको 1। तो ऑप्शन नंबर ए। केवल और केवल मैंने इसका आंसर ही नहीं बताया, मैंने ये भी बताया कि मतलब इससे रिलेटेड और क्या बातें हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये पेपर डिस्कस करें, हो सकता है आपको किसी और पेपर में कुछ और मिल जाए। तो ये जो फार्मूला है आप किसी कॉपी में, डायरी में आप नोट कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट में आप उसको रिवाइज कर सकें। नॉट ओनली लास्ट मोमेंट में, एवरी डे आपको 5 से 10 मिनट ये फार्मूला रिवाइज कर लेना चाहिए, फार्मूला हो या कोई रिजल्ट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और ये मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी यू हैव टू, ये दिया हुआ है पी ए बी बार एंड पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात यदि आपको याद होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर जैसा कि दिया हुआ है पी ए बार दिया हुआ है दैट इज 1/2, पी बी बार दिया हुआ है दैट इज 2/3। तो हम लोग यहाँ से पी ए निकाल सकते हैं। पी ए होगा 1 - 1/2 दैट इज 1/2, पी बी हो जाएगा 1 - 2/3 दैट इज 1/3। अब अब हम लोग ये जानते हैं कि वी नो पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आप जानते होंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, चूंकि हमसे अभी पूछा गया है पी ए का कंप्लीमेंट एंड व्हेन बी हैज बी का कंप्लीमेंट, पी ए का कंप्लीमेंट व्हेन बी कंप्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखा जाता है। अब करेंगे क्या, तो ये दोनों का ऊपर में इंटरसेक्शन आएगा, तो मैंने इंटरसेक्शन ले लिया, और नीचे डिवाइड करेंगे पी बी का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट है डिमॉर्गन साहब का। क्या रिजल्ट है, पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी और पूरे का कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाय पी बी का कंप्लीमेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी एंड देन दिस इज पी बी का कंप्लीमेंट। यहाँ से 1 - पी ए यूनियन बी क्या होगा, तो एडिशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन इसको बोलते हैं, या नहीं तो आप एडिशन थ्योरम बोल सकते हैं। उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, और यहाँ से हो जाएगा आपको पी बी का कंप्लीमेंट बाई 1 - पी ए दिया हुआ है दैट इज 1/2 एंड पी बी भी दिया हुआ है दैट इज 1/3 एंड माइनस इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है
पी ए इंटरसेक्शन भी आपको 1/4 दिया हुआ है, एंड देन पी बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है, पी बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 2/3, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इसको कैलकुलेट करना आसानी से मतलब आप कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन, जैसे ये दो वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं, पी, ये वेक्टर पी है, एंड दिस इज क्यू, दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू। ये जो थीटा है, थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो आप बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा दैट इज निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा लेस देन 0 होगा। और कॉस थीटा होगा क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाय पी का मैग्नीट्यूड एंड क्यू का मैग्नीट्यूड, दिस इज लेस देन 0। अब पी डॉट क्यू यहाँ से आ जाएगा आपको पी डॉट क्यू, और ये चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर जाके मल्टीप्लाई 0 आप कर सकते हैं। पी डॉट क्यू लेस देन 0 होना चाहिए। पी डॉट क्यू आप निकालें यहाँ से, तो 2 आई को ऐसे, आई का जो कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, जे वाले का जो कोफिशिएंट है दैट इज -3 अल्फा, और के का जो कोफिशिएंट है 1 इंटू अल्फा, तो ये आपको देने वाला है प्लस अल्फा लेस देन 0। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 2 अल्फा स्क्वायर, दिस इज -2 अल्फा लेस देन 0, दिस इज 2 अल्फा एंड दिस इज अल्फा -1 लेस देन 0। यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर ये 0 होगा तो अल्फा का वैल्यू मिलने वाला है 0,1। नंबर लाइन पे जाना है, नंबर लाइन पे जा रहा है और 0 और 1 को प्लॉट करना है। इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ बोलना है कि निगेटिव वैल्यू, निगेटिव मतलब ये, निगेटिव मतलब ये, तो अल्फा जो होना चाहिए दैट शुड बिलोंग टू 0,1, दिस इज द आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपको 0 to 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2a डॉट बी आएगा और यहाँ पर -2a डॉट बी, तो वो 2ab और -2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 5, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ये हम लोग को निकालना है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, दिस इज 2, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 25 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 इंटू 25। भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल स्क्वायर, 25 टू जा 50, और ये इधर आकर के तो ये हो जाएगा आपको 25। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड b का मॉडुलस जो होगा दैट इज 5, दिस इज द आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो शायद मतलब लाइट के वजह से उसमें धुंधला दिख रहा होगा। इसका कुछ फिगर मेरे पास इस तरीके से हैं। ये फिगर यहाँ दिया हुआ है और ये यहाँ पर शेडेड रीजन दिया हुआ है और 0,4 यस, ये मतलब यहाँ पर 0,40 दिया हुआ है, 0 0 40,0 एंड दिस इज 30,20। ये P है, ये Q है, R है, दिस क्या बोल रहा है, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z दिस एंड द फिजिबल रीजन
डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ द कांस्टेंट इज शोन इन द फिगर, और पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम क्या है। तो करना कुछ नहीं है, ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपके पास जो पॉइंट है ओ है, पी है, क्यू है, ओ पी क्यू आर है। यदि आप ध्यान से देखेंगे ओ मीन्स 0 0 ऑरिजिन दिया हुआ है, पी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0,40 एंड दिस इज क्यू जो कि 30,20 दिया हुआ है। आर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज 40,0 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास पी क्यू आर एंड ओरिजिन, ये चार मतलब कॉर्नर पॉइंट है, जिसको कॉर्नर मेथड भी आप बोलते हैं। जेड जो हमारा दिया हुआ है, जेड है आपको 3x + 4y। तो भाई जेड का वैल्यू आपको निकालना है, द वैल्यू ऑफ जेड आप निकालिए, वैल्यू ऑफ जेड। तो ये पॉइंट इसमें जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जेड का वैल्यू 0 मिलेगा। यहाँ पर यदि ये पॉइंट हम इसमें पुट करते हैं तो x तो 0 हो जाएगा, है ना। 3,4y, यहाँ पर 4y है, दिस इज 4y। तो ये हो जाएगा आपको, दिस इज 4y। अब यहाँ पर हम 40 रखेंगे तो 40 ये 0 4 × 40 दैट इज 4 4 जा 16 160 एंड 30,20। तो ये होना चाहिए 33 जा 90 + 24 जा 80 दैट इज 9 and 8 170। जेड एट आर 40 रखना है तो ये हो जाएगा 120, और चूंकि वो 0 हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो ये आपका मतलब 160, दिस इज मैक्सिमम, ये आपको मैक्सिमम है। एंड द मिनिमम की बात किया जाए तो ये आपको मिनिमम है। तो मैक्सिमम यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 40,0, ये बात गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ये बात सही है, तो यही सही होगा। लेकिन फिर भी बाकी का क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ जेड एट 40,0 इज लेस देन दिस, नहीं ये गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कहने का मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर आ रहा है। तो इसका यदि सॉल्यूशन पूछता कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो सॉल्यूशन भी आएगा, तो सॉल्यूशन हो जाता x = 30 एंड y का जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज 20। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा मतलब ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। आइए इसको समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं I = 1/x³ and this is 1 + x⁴ and this is 1/2 and this is dx। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक फंक्शन दिया होगा, मतलब इस तरीके से ये फॉर्म आपको समझना पड़ेगा। फॉर्म क्या होना चाहिए, तो आई किसी का इंटीग्रेशन यदि निकालना है तो इसमें दो चीज़ आपको मिलेगा, एक तो फंक्शन मिलेगा और जो भी फंक्शन है तो उसका पावर आपको n रहेगा और मल्टीप्लाई में आपको f' उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाना चाहिए। यदि इस फॉर्म में आ रहा है तो आपको करना क्या रहता है कि fx को टी पुट कर देना है, fx को टी पुट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, काम हो जाएगा। अभी किसका कौन डेरिवेटिव है वो पता नहीं चल रहा है। अभी थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे, अपने आप दिख जाएगा कि कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसमें से x का पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। यदि इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x⁴ ऐसे हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1/x⁴ + 1 ऐसे बन जाएगा, और इस पूरे का पावर जो था 1/2 तो वो 1/2 और ये ऐसे है। अब समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x³ लिखा हुआ है, ये 1/2 है तो दोनों का पावर हो जाएगा। तो x का पावर 4 और फिर पावर में 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/x⁴ + 1 एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज dx। अब समझिए ये क्या होने वाला है, तो 1/x³ एंड दिस इज x⁴, तो ये 2 2 जा 4 तो ये x² हो गया, और इसको हम थोड़ी देर के लिए 1/x⁴ + 1, ये जो पावर 1/2 आप देख रहे हैं तो इसको आप स्क्वायर रूट में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया भैया, देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 1/, है ना, 1/x⁴
+1 ऐसे मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा 1/1 x टू दी पावर 5, दिस इज x टू दी पावर 5 एंड दिस इज dx। अब आप समझिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, दिस वन, ये पूरा आपको जो दिख रहा है 1/x टू दी पावर 4 +1, इसको आप टी पुट कर दीजिए 1/x टू दी पावर 4 +1, इसको टी पुट करेंगे तो ये बनेगा, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि ये 1/x टू दी पावर 4 है तो ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -4 होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 इंटू 1/x टू दी पावर 5, क्योंकि पावर में -5 होगा वो नीचे आ जाएगा और ये 1 का 0 हो जाएगा, और इधर बनेगा dt/dx। भाई इसको हम इधर करेंगे तो 1/x टू दी पावर 5 dx एंड दिस इज dt/-4। तो कहने का मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो दिस इज i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/√t, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t, और ये दोनों आपको दे दिया -1/-4 इंटू dt। तो इसको हम बाहर कर देते हैं, -1/4 एंड दिस इज 1/√t एंड दिस इज dt। आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट फार्मूला है और इसका इंटीग्रेशन होगा 2√t + c, ये 2 से 2 कटेगा, दिस इज -1/2 रूट, और t हम लोगों ने किसको पुट किया था, तो 1/x टू दी पावर 4 +1 + c। अब चाहे तो या तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए या नहीं तो यहाँ से मिला लेना है। तो ये यहाँ पर x का पावर 4 एलसीएम ले लिए है तो -1/2, ये एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + x टू दी पावर 4 पूरे का स्क्वायर रूट, और ये जो नीचे में x टू दी पावर 4 बचेगा वो बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2x², तो नीचे में x²। तो अब आप देख लीजिए -1/2x², पहला ऑप्शन आई थिंक यही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, पॉजिटिव वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, नेगेटिव वाला होगा तो यहाँ 1/4 है, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्म बहुत ही काम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन में आपको काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो भाई ये i इक्वल टू लिखा हुआ है 0 से 2π लिखा हुआ है, एंड दिस इज cosec 7x dx ऐसे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, प्रॉपर्टी ये था कि यदि आपको 0 to a दिया हो एंड fx दिया हो, dx दिया हो, तो इसको हम लोग fa-x लिखेंगे एंड दिस इज dx लिखेंगे। तो भाई यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं 0 से 2π एंड दिस इज cosec 2π - x एंड dx, पावर में 7 था तो आप पूरे का पावर 7 लिख लीजिए, ये बन जाएगा आपको 0 से 2π एंड दिस इज cosec 2π - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है तो ये -cosec पावर में 7 है, -cosec और पूरे का पावर 7 एंड देन दिस इज dx। मेरे भाई ये 0 से 2π और ये आपको बन जाएगा माइनस एंड दिस इज cosec 7x एंड देन दिस इज dx। माइनस को आप बाहर करिए, दिस इज 0 से 2π एंड दिस इज cosec 7x एंड दिस इज dx। ये क्या था, तो i था, ये i है, दिस इज माइनस है, ये फिर से i ही आ गया, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं वही आ गया, तो इसको मैंने -i, इस i को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा i + i एंड दिस इज 0। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 2i = 0, सो i इज इक्वल टू 0/2, देयरफॉर i = 0 एंड दिस इज द आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जनरल सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जरा सोचिए। लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू k। तो इसको हम लोग लिखेंगे a = b का पावर k। ये बात हो गई। दूसरा बात क्या है, मतलब यदि ये लॉग है, लॉगरिथमिक फॉर्म था, और ये जो बना दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यदि आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है तो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल ला सकते हैं, और इसका ठीक उल्टा भी सही है कि यदि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म का भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। कहने का मतलब
यदि आपको b का पावर k बराबर a लिखा हो तो आप लिख सकते हैं कि k बराबर लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। ठीक यही चीज़ है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो y डैश यहाँ से ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ x, ये जो बेस है ये हटाएंगे तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। बोल रहे हैं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, dy एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ x एंड दिस इज dx एंड दिस इज e। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो दिस इज dy एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ x एंड दिस इज dx। यहाँ से इंटीग्रेशन y, ये y हो जाएगा और ये आपको हो गया मतलब लॉगरिथम ऑफ x, यहाँ नहीं कुछ है तो ये 1 हो गया। तो आई लेट आप जानते होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक को बाहर करेंगे, लॉग को बाहर कर दिया और यहाँ पर 1 जो है एल्जेब्रिक 1 का इंटीग्रेशन होगा तो दैट इज dx, 1 मतलब dx माइनस जिसको बाहर निकाले थे उसका डिफरेंशिएशन मतलब लॉगरिथम का लॉग का डिफरेंशिएशन, और ये जो dx है मतलब 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन x होने वाला है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्या मैंने लगाया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यदि आपको याद होगा तो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो फार्मूला लगता है वो होता है आइलेट का। आइलेट आपको पता होगा, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये ऑर्डर में रहता है और इसके अकॉर्डिंग ही इसको हम मतलब रखते हैं, क्योंकि एल पहले आता है तो एल को लॉगरिथमिक को पहले बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो मैंने लिखा x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव x होगा और ये x है एंड दिस इज dx है, यहाँ पर dx लिखेगा, ये x और x कटेगा सो दिस इज x log x और ये बच जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन x होगा प्लस c, दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसमें x कॉमन भी ले सकते हैं, x log x माइनस x log x माइनस x, ऑप्शन नंबर बी, सो दिस इज द आंसर, बी नंबर आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द ग्राफ ड्रॉन बिलो डिपिक्ट्स व्हिच ग्राफ, किसका ग्राफ है, तो आप इनवर्स फंक्शन आईटीएफ पढ़े होंगे, वहां पर ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन दैट इज 0 -1 to 1 होना चाहिए, और जो रेंज होता है, रेंज मतलब y का वैल्यू दैट इज 0 to पाई, तो ये यहाँ पर 0 दिया हुआ है और यहाँ जो आपको दिख रहा है दैट इज पाई, आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मतलब ये सही है, ये ऐसे ग्राफ गया है, दिस इज द ग्राफ लाइक दिस, ये 1 है, दिस इज π/4 दिया हुआ है, यहाँ पर π/2 दिया हुआ है और ये 3π/4 और यहाँ जो दिया हुआ है दैट इज पाई, तो 0 to पाई गया है, तो ये किसका ग्राफ है, तो कॉस इनवर्स x का है। इनफैक्ट आपको सारे ग्राफ पढ़ना चाहिए, यदि आपको याद होगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, इसका ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, और साइन इनवर्स x ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख करके आप क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा दैट इज -1 to 1 और इसका जो रेंज होता है दैट इज -π/2 से π/2, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अनबाउंडेड रीजन का कॉन्सेप्ट है। आप को पता होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 तरह का क्वेश्चन, एक बाउंडेड रीजन और एक अनबाउंडेड रीजन से आता है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अनबाउंडेड रीजन का है। अब होता क्या है, बाउंडेड रीजन में जैसा कि हम लोग मतलब देखे हैं कि जो भी कॉर्नर पॉइंट आता है वहाँ पर जेड का वैल्यू निकालिए, जेड का जो मिनिमम वैल्यू होगा जिस पॉइंट पर तो वो आंसर हो जाता है, या जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा जिस किसी भी कॉर्नर पॉइंट पर तो वही उसका आंसर हो जाता है। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है, जो आपका कॉर्नर पॉइंट आ रहा है उस पर तो कैलकुलेट करना ही करना है, उसके अलावा आपको साइड से कुछ वर्क करना होगा। वो साइड से दूसरा काम क्या करना है वो हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक यहाँ पर 0,20 दिख रहा है और यहाँ पर 15,0 दिख रहा है। अब इसमें है क्या, चूंकि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि जेड का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसका मिनिमम वैल्यू 3,8 पर आ रहा है, तो 3,8 इसका ये पॉइंट है,
दिस इज 3,8 और ये रीजन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका अनबाउंडेड रीजन दिया हुआ है। तो भाई ये ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि 3,8 पर मिनिमम है। अब देखना ये है कि 3,8 पर इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है मिनिमम, तो क्या वो सॉल्यूशन है? ऐसा नहीं है, यदि फिजिबल होता तो ऑफ कोर्स हो जाता, लेकिन चूंकि अनबाउंडेड रीजन है तो ये सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? फिजिबल रीजन में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाउंडेड रीजन के केस में, बाउंडेड रीजन के केस में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अनबाउंडेड रीजन के केस में आपको चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक इनइक्वालिटी मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी मतलब 18 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका दिया हुआ है 18x + 10y लेस देन, और जो मिनिमम वैल्यू आया था, मिनिमम वैल्यू क्या है? 134। चूंकि मिनिमम बोला इसीलिए लेस देन, यदि ये मैक्सिमम बोलता तो ग्रेटर देन यहाँ पर लिखते। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हाफ प्लेन। यदि हम इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये डॉटेड लाइन से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से ग्राफ बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और लेस देन है तो ग्राफ इधर हम स्केच कर रहे हैं, इधर ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको देखना क्या है? अब आपको देखना क्या है कि इसमें ये जो आपने ड्रॉ किया है इसको बोलेंगे हाफ प्लेन, क्योंकि ये पूरा आपका प्लेन है, और यदि कोई आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए और जैसे जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दो पार्ट में मतलब डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए जैसे इधर वाला पार्ट हुआ तो हाफ प्लेन इसको बोलते हैं। अब देखना यह है कि इसमें और जो अनबाउंडेड रीजन था, क्या इस दोनों में ये आपका हाफ प्लेन होगा? दिस इज कॉल्ड एज हाफ प्लेन। और ये जो दिया हुआ है ये आपका फिजिबल रीजन है, दिस इज फिजिबल रीजन, और ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। अब आपको देखना क्या है कि इसमें और इसमें क्या कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है? तो ये चूंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसका कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं आएगा। हाँ, यदि यहाँ पर इक्वल टू आता तो ऑफ कोर्स कॉमन होता, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन है सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के अलावा ये जो 3,8 है, 3,8 के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर z का वैल्यू मिनिमम आता हो। इसका मतलब देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन व्हिच इज 3,8। तो हम बोल सकते हैं कि z का जो मिनिमम वैल्यू है वो 3,8 पर है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये आपने मतलब कभी आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे ये सपोज इस तरीके से गया है, ये ऐसे गया है और ये ऐसे गया है। लेट से जैसे मान लीजिए आपका फिजिबल रीजन सपोज ऐसे आया हो, और आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू सपोज ax + by है, ax + by, और मतलब इसका जब मतलब मिनिमम वैल्यू सपोज हमने मान लिया, लेट से मिनिमम या मैक्सिमम, सपोज अभी मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू सपोज एट x इक्वल टू एनी पॉइंट m, n इज k। तो हम क्या करेंगे? ax + by लेस देन k का ग्राफ बनाएंगे। सपोज आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, सपोज ग्राफ आपका ऐसे आ गया इस तरीके से। अब आप देखिए चूंकि मिनिमम बोला तो आप इधर ड्रॉ करेंगे। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो जो आपका अनबाउंडेड रीजन है और जो आपने इनइक्वालिटी ड्रॉ किया है तो उसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ रहा है। यदि ऐसा हो गया इसका मतलब देयर आर मेनी पॉइंट्स, देयर आर मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर प्रोग्रामिंग। इसीलिए उस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा, हम बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि जो हमारे पास सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हाफ प्लेन आया था उसमें मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन तो है, एंड वही उसका मतलब z इक्वल टू जो मिनिमम है वो 3,8 पर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज दिस, ऑप्शन नंबर डी, एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस। ये जो इनइक्वालिटी है
डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। द फंक्शन एफ जो कि आर टू जेड है, डिफाइंड बाय दिस एंड कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। अभी जो फंक्शन दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यदि बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीजर पे। मतलब यदि y इक्वल टू हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको शायद पता होगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, एवरी इंटीजर पे ये ग्राफ जो है ब्रेक कर जाता है, इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा। तो इसका ये ग्राफ है। अब यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि डिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2.5 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। तो ये गलत है, मतलब कि कंटिन्यूअस है 2.5, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 2.5 पर 2.5 की बात किया जाए तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस भी है, मतलब 2.5 पर ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। कंटिन्यू, नॉट कंटिन्यूअस एट दिस, तो ये भी गलत है। नॉट कंटिन्यूअस एट दिस, ये भी गलत है। कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट 2.5। ऑफ कोर्स 2.5 पे यदि आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। मतलब यदि इसको डिसकंटिन्यूअस होना पड़ेगा तो एट एवरी इंटीजर, यदि ये कहता कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1, -2, -3, 0, तो उस पर ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये बातें हो गई। इस क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एन ओपन एयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री whose plane figure is parabolic shape given by this, then the area in the square unit of the region bounded by the parabola this and the line this। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ये सब बन जाएगा। करना क्या है, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पर जाएगा y इक्वल टू 4। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे कि पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो जहाँ पर यहाँ जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 एंड दैट इज, इस 4 को इधर कर देते हैं 4 विच इज एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको x मिलने वाला है ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। ये पॉइंट मिलेगा हम लोग को -4,4 एंड इधर मिलने वाला है 4,4। ओके, और हमसे पूछा गया है कि आप इसका एरिया बताइए। ये जो एरिया बाउंडेड है इसका एरिया क्या हो सकता है, ये एरिया क्या हो सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे 0 से ये एरिया निकालेंगे a, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो डबल हो जाएगा, तो दिस इज 0। और ये y का जो वैल्यू है y एक्सिस पर बन रहा है, दिस इज y एक्सिस, तो y एक्सिस पर ये इस कर्व के द्वारा बन रहा है एरिया। और यहाँ पर y का वैल्यू 0 से लेकर के y का वैल्यू 0 से लेके y का वैल्यू 4 तक गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एक्स डी वाई, और जो लिमिट है y का वो रख देना है। तो y का लिमिट 0 to 4 गया है, तो y इक्वल टू 4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आप देखिए x कैसे निकाले, इस कर्व का, इस कर्व से हम x कैसे निकालेंगे। तो चूंकि एक्स स्क्वायर हमको दिया हुआ है 4y, तो x हो जाएगा 4y और पूरे का रूट तो ये हो जाएगा 2√y, कहने का मतलब 2y टू दी पावर 1/2। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू y टू दी पावर 1/2 dy एंड दिस इज 0 to 4। भाई इस 2 को आप बाहर कर दीजिए और y का इंटीग्रेशन होगा तो 3/2 अपॉन 3/2, और ये आपको होने वाला है 0 to 4। यहाँ से हम लोग 2 रखेंगे, यदि हम 4 रखते हैं तो 4 का पावर 3/2
माइनस 0 का पावर 3/2 एंड दिस इज 3/2। इसको हम लोग 2 लिखेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये आपको देने वाला है 2 का पावर 2 एंड देन पावर 3/2। ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा, 2 2 जा 4/3, 4/3, और यहाँ से आपको मिलेगा 2 का पावर 3 जो कि 8 होगा, 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट, 32/3, 32/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन से दिया हुआ है और ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि मतलब इसका क्या मतलब ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है ABCD इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, और मॉडुलस फंक्शन की जब भी बात होती है यहाँ पर कॉमा है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस x माइनस 1, ये ऐसे दिया हुआ है, एंड x पूछ रहा है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फिर एन x इक्वल टू 1, और दूसरा बोल रहा है ये। तो क्या सही में ये डिफरेंशिएबल नहीं है? तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका फंक्शन बनाएंगे। क्या फंक्शन हो सकता है? तो mod x जो है, mod x 0 पे ब्रेक होगा और mod x के लिए, और दूसरा x माइनस 1, यहाँ पर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो आने वाला है वो 1, तो 0 और 1 पे ब्रेक होगा। सबसे पहला काम होगा फंक्शन बनाना। तो चलिए हम इस मॉडुलस को ब्रेक करेंगे और मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। fx जो होगा आपको ये बनेगा कि x, जब x हमारा लेस देन 0 हो तो क्या हो सकता है? तो ये बनेगा 0 से छोटा के लिए ये माइनस x होगा, और x माइनस 1 ये भी निगेटिव होगा। जब x 0 और 1 के बीच में हो, 0 से बड़ा मैंने लिया, तो यदि 0 से बड़ा है तो mod x आएगा, और 1 अभी भी निगेटिव देने वाला है, x माइनस 1 देगा। नेक्स्ट हमारा बनेगा कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो यदि 1 से बड़ा लेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव देने वाला है, x माइनस 1। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? ये आपको देगा -2x एंड दिस इज +1 यदि x लेस देन 0 हो, x यदि 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो तो ये आपको देगा +1। यदि x 1 या 1 से बड़ा हो तो ये आपको देने वाला है 2x माइनस 1। इस तरीके से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है कि नहीं। चूंकि असर्शन रीजन है तो हम इसको चाहेंगे कि जितना जल्दी बन जाए। सबसे पहले एक तो उपाय है कि आप मेथड, इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नहीं। उसी तरह से 1 पर भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो 1 पे लेफ्ट एंड राइट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, और यदि वो सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको आसानी से बना सके और मतलब ट्रिकी वे में बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो भाई ये जो फंक्शन है इसको देखिए कंटिन्यूस है कि नहीं। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये कांस्टेंट फंक्शन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन 0 से छोटा के लिए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस एवरीवेयर डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर। 0 to 1 में ये भी मतलब कंटिन्यूस होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है। यदि इसको मतलब डिसकंटिन्यूस होना भी होगा तो कहाँ पर होगा? तो जैसे यहाँ पर क्या 0 पे ये दोनों ब्रेक कर रहा है, ये दोनों 0 पे ब्रेक कर रहा है, तो कहने का मतलब 0 पे चेक कर लीजिए कि ये क्या स्थिति है। 0 पे यदि सेम आ गया तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी यदि डिसकंटिन्यूस होना ही होगा तो 1 पे होगा, अदरवाइज नहीं। तो 1 पे, यहाँ पर हम 1 पे चेक करेंगे, तो इसमें यदि आप 0 रखते हैं तो ऊपर यदि हम 0 रखेंगे तो F0 वहाँ पर मतलब लेफ्ट वाले के लिए आपको 1 मिलने वाला है, और नीचे तो 1 है ही, यहाँ तो 1 है ही, तो दोनों जगह सेम आ रहा है। मतलब इस दोनों बात से ये पता चला कि ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है। दूसरी बात, यहाँ 1 रखेंगे, ये तो 1 है ही, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये 1, मतलब यहाँ भी F1 रख रहे हैं तो ये 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, ये टोटल फंक्शन जो है कंटिन्यूस है।
अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो अब डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे कि जैसे जीरो पर तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब डेरिवेटिव यदि बात किया जाए एफ डैश एक्स, तो जीरो से छोटा के लिए क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो -2। यहाँ डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो यहाँ 1, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको 2x - 1, तो ये देने वाला है आपको 2। अब जरा आप देखिए एट x = 0, ये कब है, तो जब x < 0 के लिए, ये कब है, जब x 0 या मतलब 0 से 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 से बड़ा के लिए हम इसको बोल सकते हैं 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा के लिए। और ये कब है, तो जब x 1 से बड़ा के लिए। भाई एट x = 0, यदि हमसे ये बोला जाए कि एट x = 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होने वाला है, तो 0 से छोटा, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिला है -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला है, तो ये मिला है 0। उसी तरह से एट x = 1 क्या है, तो 1 पे यदि बोला जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल गया है 2। तो ये जो फंक्शन है, मतलब देखिए लेफ्ट और राइट 0 पर इक्वल नहीं है, राइट पर भी इक्वल नहीं है, तो 0 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। यहाँ क्या बोला गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो पहला रीजन बोला गया था ए, द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 एंड x = 1। दो मतलब ना तो 0 पे डिफरेंशिएबल है और ना ही 1 पे डिफरेंशिएबल है। दूसरा बोला गया है सपोज f इज डिफाइंड ऑन दिस, मतलब ये दिया हुआ है, और यदि ये दोनों बराबर नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मूला है, आप यदि इसमें रखेंगे तो ये मतलब आएगा, वही आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर निकालते तो ये आता, राइट पे निकालेंगे तो ये आएगा, और ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। यदि ये इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। बोथ असर्शन रीजन, मतलब दिया हुआ है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये यदि आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि डोमेन आपको दे दिया है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। ये सेक एक्स जो होता है, सेक एक्स का डोमेन यदि बोला जाए तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2। ऑड π/2 पे ये डिफाइन है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि ये सेक जो होता है 1/cos होता है, 1/cos x, और मतलब डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। cos x शुड नॉट बी 0, तो x शुड नॉट बी ऑड π/2, इसीलिए इन्होंने ये कंडीशन दिया है। तो सेक के डोमेन में ये सब नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं आना चाहिए। खैर इसका रेंज तो हम लोग जानते ही हैं। अब बोल रहा है कि दिस इज 1 फंक्शन। ये 1 फंक्शन कैसे होगा भैया, ये बिल्कुल ही 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉस का फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। कॉस का ये फिगर होता है डायग्राम, ये y = cos x ग्राफ होता है, और इसी में यदि सेक का ग्राफ पूछे तो सेक का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इसी ग्राफ को उल्टा कर देंगे, ये जो π/2 आप देख रहे हैं और -π/2, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरीके से, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो इस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि ये 1 है या नहीं है। तो कहाँ से होगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। सो दिस इज इसका जो असर्शन है दैट इज दिस इज नॉट 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो ये बात सही है। एंड द लाइन y = 2 मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। यस ऑफ कोर्स, y = 2 का लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा और ग्राफ को बहुत जगह कट करेगा। तो ये दोनों ही बात सही है, इसीलिए ये हो जाएगा, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ से आपको मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। इसका कुछ अपना स्टेप्स होता है, फार्मूला होता है, साइड में कुछ रफ होता है, कैलकुलेशन होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग, मतलब इस पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।